देखिए दोस्तों, ये सांडिल्य जी द्वारा बनाया गया ये चित्र है जो पूरा काशी के घाट, काशी का दर्शन, काशी की जो नाव है और ये काशी की पूरी सुंदरता इस एक चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनके द्वारा बनाया गया है। तो किस तरीके से बनारस की आत्मा को ये समझ रहे हैं, यानी हम सबसे ज्यादा इनके पास काशी के बारे में या किसी भी चित्र के विषय में बोलने या समझाने से ज्यादा अच्छा है कि चित्र बना के हमें दिखा रहे हैं। का आपके अंदर ये कला कब से आया और कैसे आया, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं ग्रामीण विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ बचपन का। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ, सासाराम में गांव में। उस गांव में जहां मैं 1992 तक बिजली का खंभा नहीं था। मैं वैसे गांव से हूं जहां बिजली का खंभा नहीं था। बचपन का बीता जो गांव में, गांव के खेत में, खलिहान में। तो बचपन से मैं कुछ ना कुछ दीवारों पर कहीं कहीं चित्र बनाता था। उसके लिए मैंने मार भी बहुत खाया है, ठीक है, कि अक्सर भी ऐसा होता है बचपन में खुरापाती, ठीक है। मैं संतोष कुमार सांडिल्य हूँ। मैं बनारस में ही रहता हूँ। बनारस में ही मैं सरकारी विद्यालय में कला अध्यापक हूँ। संतोष जी, आप ये बताइए कि आप सबसे पहले किस किस विषय पे कला बनाते हैं और कला का विचार आपके अंदर कैसे आया? मैं बनारस में रहता हूँ और बनारस सब्जेक्ट पे ही मैं काम करता हूँ। खास बात यह है कि मैं भारत का इकलौता आर्टिस्ट हूँ जो कि गंगा जल से काम करता हूँ। आप पानी की जगह केवल गंगा जल का प्रयोग करते हैं। देखिए, काशी जो है साक्षात शिव है। कहा जाता है कि यह जो है काशी अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होगा। तो जब विनाश नहीं होगा, अविनाशी है, तो अविनाशी केवल शिव के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। लोगों का मान्यता है, वेद पुराणों की मान्यता है, हमारे पूर्वजों की मान्यता है और बड़े बड़े विद्वानों का यह मत है कि पृथ्वी अगर नष्ट भी हो जाएगा तो काशी रहेगा। पढ़ाने वाला भी टीचर होता है क्या? मैं नहीं जानता था कि कला भी कोई पढ़ाता है। लक्ष्मी नारायण नायक जी का बहुत बहुत मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे कलाकार बनाने में बहुत ही सहयोग किया। कला में जो प्रारंभिक कला शुरुआत होती है उसको बोलते हैं स्टिल लाइफ, यानी निर्जीव वस्तु का चित्रण हम लोग रख करके वो बनवाते थे। तो मैं अक्सर उसमें नंबर 1 पे रहता था। आपको हाई स्कूल की बात बताऊं कि मेरा हाई स्कूल में सबसे ज्यादा, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा नंबर मेरा था कला में। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि बिहार में कला की भी पढ़ाई होती है, लेकिन हाँ, बिहार में कला की पढ़ाई होती है। इकोनॉमिक्स के जगह लोग पेंटिंग लेते हैं, अभी भी लेते हैं। हमारे समय में भी थे, जब हम 92 में हाई स्कूल पास किए हैं तो उस समय भी था। लेकिन बिहार के ग्रामीण विद्यालयों में अभी भी कला टीचर नहीं है, ये मैं जानता हूं। हाँ, वहां भी कलाकार बनने के लिए, कला में जीविकोपार्जन के लिए और कला को अपना व्यवसाय बनाने के लिए, एक योग्यता बनाने के लिए, कला में रोजगार के लिए, अगर वहां हर विद्यालयों में कला के शिक्षक हों तो मैं समझता हूं कि वहां बहुत से कलाकार पैदा हो सकते हैं। मैं बिहार से हूं इसलिए बता रहा हूं। मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार में कलाकारों के लिए कला की शिक्षा और कला दीर्घा नहीं है। तो उस चीज को थोड़ा सा प्रमोट होता तो अच्छा रहता। बिहार मतलब आपके अनुसार बिहार के सरकार जो है कला के क्षेत्र में कोई ज्यादा योगदान नहीं है। मात्र एक कॉलेज है, पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज, ठीक है, जो कि केवल पटना में है और वहां केवल लिमिटेड सीटें हैं, 25 सीटें हैं और वह सीटें पूरा हो ही जाता है। लेकिन ना वहां कोई गैलरी है, नहीं वहां कोई कला का मूलभूत कोई मंत्रालय है, ठीक है, बस चल रहा है। लेकिन हाँ, वहां के कलाकार बहुत ज्यादा हैं और पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में छाए हुए हैं, जिनको मैं जानता हूँ। बिहार से जी, चलिए, बिहार से हैं। ये देखिए, ये कला की खासियत क्या है, जरा मैं इनसे बातचीत करता हूँ कि कला किस तरीके से बनाते हैं, इनकी कला में क्या विशेषता है। ऐसा मान्यता है बनारस का कि बनारस जो है मोक्ष स्थान। नहीं, ये बोल रहा हूँ कि आप इस पेंटिंग को बनाने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं? मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। उसके लिए मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताना पड़ेगा कि मैं पानी क्यों, क्योंकि आप बनारस में हैं तो बनारस का पानी यूज करते होंगे। नहीं, मैं बनारस का पानी नहीं यूज करता हूँ। अच्छा,
कारण है उसके पीछे हाँ। कि देखिए बनारस जो है मोक्ष स्थान है, यहाँ का मिट्टी और यहाँ का जल बाहर नहीं जाता है, क्योंकि उसके जो बैक्टीरिया हैं वो बाहर चले जाएंगे। ये तो पूरा सात्विक तरीके से आप इसका व्याख्या कर रहे हैं। तो देखिए बताना तो पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए मेरी पेंटिंग बनारस से बाहर जा रही है, कोई दूसरा खरीदार खरीद लिया और उसको बाहर लेके जा रहा है, तो वो तो बनारस का जल चला जाएगा, तो वो तो मेरे ऊपर दोषारोपण हो जाएगा ना। लोग यहाँ के जो विद्वत समाज है वो तो कहेगा कि अपने बनारस का जल से क्यों बनाया, बनारस का जल जबकि बाहर भेजना ही नहीं। मैं जब सात्विक काम करने चला हूँ तो पूरी तरीके से उस दृष्टि से मुझे तो ऐसा भी है क्या कि बनारस का गंगा जल कहीं नहीं जाता? जी, बनारस का गंगा जल बाहर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? देखिए ये मोक्ष स्थान है, काशी कबहू न छोड़िए न छुड़ाइए। काशी किसी को बसाया जाता है, छुड़ाया नहीं जाता है, चाहे वह जीव ही क्यों ना हो। तो जो पानी के बैक्टीरिया हैं या जो मिट्टी के बैक्टीरिया हैं, पानी और मिट्टी दोनों बाहर नहीं जाता है। मैं अपने विषय से थोड़ा सा हट के एक चीज बताता हूँ कि बनारस में लंगड़ा आम बहुत फेमस है। इसका यहाँ पौधारोपण भी बहुत होता है, लेकिन उसकी जो मार्केटिंग होती है बनारस के अंदर नहीं होती है, मिर्जापुर में होती है। कारण यही है कि लोग मिर्जापुर में उसकी खेती हो जाएगी तो काशी क्षेत्र से बाहर तो लोग पौधे को खरीद करके बाहर ले जा सकते हैं। बनारस का पौधा लोग नहीं खरीदता है। अच्छा जी, क्योंकि मिट्टी वहां से चला जाएगा। काशी का मिट्टी बाहर नहीं जाना चाहिए, काशी का जल बाहर नहीं जाना चाहिए, ये मोक्ष स्थान है। तो जो मैं काम करता हूँ ये मेरा हरिद्वार का जल होता है। हरिद्वार का जल वो भी ब्रह्म कुंड का, जहां पर समुद्र मंथन के बाद पहला बूंद गिरा था अमृत का। अच्छा हाँ, तो पहले वहां ब्रह्म कुंड था, बाद में गंगा मां आई है। तो उस जगह से मैं जल मंगा करके काम करता हूं। अब इससे मेरा दो फायदा हुआ कि मैं तो एक पवित्र जल ले लिया, साफ जल ले लिया और पवित्र स्थान का ले लिया, और अगर वह उस जल से मैं पेंटिंग बनाता हूं तो बनारस से बाहर भेजने में मेरे ऊपर कोई दोषारोपण नहीं होगा। पिताजी बोले थे बेटा इंजीनियर बनो और बेटा बन गया कलाकार, कैसे कहानी थी आपकी ये? देखिए, एक बार मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब पढ़ रहा था पेंटिंग जी, तो हमारे इलाके के लोग नहीं जानते हैं कि पेंटिंग की पढ़ाई करके आदमी क्या बन सकता है। बिहार में गांव में लोग क्या समझेंगे पेंटिंग क्या होता है? बस घर में चलता है कि हमारा लड़का डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिस है, दरोगा है, डीएम। और गांव में भी क्या, हमारे तहसील में, हमारे जिला में भी कोई इस विषय का कोई नहीं था। वो कहानी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? मैं बता रहा हूँ जी। तो जब मैं गांव पर गया तो एक गेहूं खरीदने वाला व्यक्ति, उसको बड़ा, गांव में लोग बढ़िया बोलते हैं। हाँ, बढ़िया बोलते हैं, ठीक है। वो खरीदने वाला, क्योंकि मेरे गांव के, मेरे पिताजी जो थे गांव में किसान थे। अच्छा। तो हर साल में गर्मी के दिनों में गेहूं बेचा जाता है। तो जो खरीदने वाले थे वो आए और मेरे पिताजी से पूछे कि आपके बचवा का करत हो। अच्छा। तो पिताजी ने मुझे बताया, उनको बताए कि हमारा बेटा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चित्र का पढ़ाई पढ़ता है। पिताजी भी बहुत अच्छे एजुकेशन को नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे भैया जानते थे कि पेंटिंग अच्छी चीज है। भैया ने मुझे परमिशन दिया था, भैया ने बताया था कि हाँ आप बीएचयू में पढ़ो, लेकिन पिताजी नहीं जानते थे। अब पिताजी गांव देहात में खेती करो, क्या जाने पेंटिंग क्या होता? तो गेहूं वाला जो खरीद रहा था वो बोला कि हमारा बेटा बेंगलोर में इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा। फिर समय गुजरता गया, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी कंप्लीट हो गया पेंटिंग से। फिर मैं अध्यापक बना। फिर भी पिताजी को यह नहीं पता था, अध्यापक तो बन गया लेकिन पिताजी को यह नहीं पता था कि मैं पेंटिंग का अध्यापक हूं। उनको नहीं पता था। मैं उस समय हंडिया एक जगह है इलाहाबाद में, तो नेशनल इंटर कॉलेज हंडिया में था। पिताजी जब बुजुर्ग हो गए तो मेरे पास आ गए। भाई अब जब शरीर से अस्वस्थ हो गए तो मेरे पास आ गए। तो जिस दिन वो आए उसके तीसरे दिन, ये घटना है 2007 का आसपास का, 7 का, कोई व्यक्ति 30,000 रुपए का पेंटिंग खरीद के ले गया। तो पिताजी को लगा पहली बार कि ये जो बेटा हमारा पढ़ाई पढ़ा है ये अच्छा विषय है। अच्छा विषय कि 30,000 का पेंटिंग, जबकि मेरी उतना वेतन भी नहीं था उस समय। एक पेंटिंग 30,000 रुपए का लेगा। मैं अक्सर काम करते रहता हूँ, बनारस सब्जेक्ट पे नहीं था, दूसरे सब्जेक्ट पे था, ठीक है। तो उन्होंने
पूछा कि ये इतना महंगा क्यों है। हम बाबूजी, हम लोग पिताजी को बाबूजी बोलते हैं, बाबूजी ये कला है और कला का कीमत कलाकार का क्वालिटी से, कलाकार के नाम से आंका जाता है और मेरी पेंटिंग इसी रेट में जाती है, इसी रेंज में चलता है। फिर मैंने पिताजी से पूछा कि बाबूजी एक बार की घटना याद होगा आपको कि मैं जब गांव पर आया था तो आपने कहा था कि मेरा बच्चा कला का पढ़ाई पढ़ता है और वो व्यक्ति इंजीनियर है। तो पिताजी के मुंह से तुरंत ही निकल गया कि अरे जो इंजीनियरिंग करत रहे तो है ना, वो आज वो गेहूं खरीदेला। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है। मैं बिहार के जनता से, बिहार के लोगों से या पूरे भारत के किसान के परिवार से, अगर आपका लड़का कला के क्षेत्र में रुचि रखता है तो आप उसे प्रोत्साहन दीजिए। कला विषय कोई खराब नहीं है, इंजीनियर से, डॉक्टर से कई गुना अच्छा है, कई गुना अच्छा है। और उसे सही स्टेज पे ले आइए, उसे सही प्रोत्साहन दीजिए, उसे सही सहायता कीजिए थोड़े दिन तक, फिर वह लड़का एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट में कैरियर नहीं है, आर्ट में बहुत कैरियर है। और ये आर्ट में कहाँ कैरियर है, किस किस जगह पे है? देखिए मैं अपनी बात बता रहा हूँ पेंटिंग का। आपने, मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि कला में 5-6 डिपार्टमेंट होता है, चित्रकला, मूर्ति कला, व्यवहारिक कला, पोट्री एंड सिरामिक्स, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, आजकल फैशन डिजाइनिंग भी आ गया, बहुत भी चीजें हैं। जूते वगैरह का डिजाइन वगैरह जो तैयार होता है वो आर्टिस्ट ही तैयार करता है। ठीक है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन विजुअल आर्ट्स मतलब लैंडस्केप डिजाइनर, अगर कैसे शहर बसाना है ये भी आर्टिस्ट का काम है। अच्छा, हाँ, शहर कैसे बसाना है तो लैंडस्केप आर्टिस्ट जो होता है वो पूरा इंजीनियरिंग करने के बाद होता है। वो तो जो बीटेक किया हुआ लड़का होता है वह फिर आता है चित्रकला में, यानी कला में, कि शहर को कैसे बसाया जाए। यानी फ्लैट आपका बन रहा है तो 5 फ्लैट वहां बनेगा तो किस किस तरीके से बनेगा कि वह खूबसूरत लगेगा। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ। देखिए मैं जो मार्केटिंग का काम करता हूँ वो सैंडिलिया आर्ट्स के नाम से करता हूँ। मेरा जो कंपनी का नाम है वो सैंडिलिया आर्ट्स है। कंपनी में क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो अध्यापक हूँ, उसके पीछे रीजन है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं कारोबार नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं पेंटिंग करूंगा ही करूंगा। ये मेरा दिल नहीं मानेगा कि मैं पेंटिंग ना करूँ, तो पेंटिंग करूंगा तो कहीं ना कहीं उसकी खपत होनी चाहिए। मैं कितना पेंटिंग बना करके अपने पलंग में रखूंगा? पेंटिंग मान लीजिए 2, 4, 5, 10, 50 बनाऊंगा, लेकिन मैं रोज यही काम करता हूँ। तो ये एक HUF के द्वारा, मैं HUF पैन कार्ड है मेरा, उसके द्वारा मैं काम करता हूँ, क्योंकि सारा चीज व्हाइट में काम करता हूँ। अब इसकी मार्केटिंग में कहाँ करता हूँ तो भारत में बड़े बड़े आर्ट गैलरी हैं। ठीक है, आपके मुंबई में, दिल्ली में, मुंबई में कम से कम मैं उम्मीद करता हूँ कि 2000 से ज्यादा आर्ट गैलरी है, जो भारत के कई आर्टिस्ट वहां जाकर के अपना प्रदर्शनी लगाते हैं। लोग बिक्री करते हैं और वहां लोग खरीदते हैं। जो लोग अपना घर बनाते हैं, अपना बिजनेस है, अपनी कंपनी है, तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए पेंटिंग का उपयोग करते हैं। इस फोटो में जो है ऐसा क्या है जो ये चित्र जो बनाया कलाकार के द्वारा है, इसके तरफ जाने के प्रयास करेंगे, या इसको देखने या इसको लेने या खरीदने या बनवाने के लिए आपसे मिलेंगे? ऐसा क्या होता है इसमें? देखिए डिजिटल दुनिया अभी आई है। मैं थोड़ा सा दूसरे तरफ बता रहा हूं आपको। पहले लड़के की शादी होती है तो वो दामाद होता है, ठीक है, बाद में वो फूफा बन जाता है। अब दामाद का कितना कद्र होता है और उसी घर में फूफा का कितना कद्र होता है आप समझ सकते हैं। डिजिटल दुनिया आज की है और कल ये पुरानी हो जाएगी डिजिटल दुनिया, लेकिन जो हैंडमेड है, जो हाथ का बना हुआ चीज है, वो कभी पुरानी नहीं होती है। वह जितना ही पुराना होता है उतना ही कीमती होता है। आज हम चाहें कि अजंता का चित्र हमें प्राप्त हो जाए, वो अमूल्य है, हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वहां केवल फोटो ले सकते हैं। हाँ, अजंता का चित्र बनवाने में वो हाथ से ही बनेगा। डिजिटल एक कहिए कि मार्केटिंग करने का तरीका हो सकता है, डिजिटल प्रिंट मीडिया फोटो लगाने का हो सकता है, लेकिन जो मजा हाथ का है, अगर इसी का हम प्रिंट बनवा करके बेचें तो उसे कोई 500 रुपया भी नहीं देगा। लेकिन अगर ये पेंटिंग मेरी अगर कहा जाए तो 2 लाख से नीचे की कीमत की नहीं है। 2 लाख की आपकी पेंटिंग है? जी, मैंने ऐसे कई पेंटिंग बेचे हैं बाकायदे GST के साथ, ठीक है। सरकार को उस पर मैंने 12% GST भी देता हूँ, ठीक है। और 2 लाख से नीचे की पेंटिंग तो माला माल है। माला माल की बात नहीं है। देखिए
अब सोचिए हाँ। कि जो व्यक्ति एक पेंटिंग पर हम्म, 2.5 महीने काम करता है, नहीं, तो उसका 2 लाख रुपया क्या है? सही बात। उसका भी घर चलना चाहिए है ना, ना। उसका स्टूडियो चलना चाहिए ना। अच्छा, इस पेंटिंग को, इतने बड़े पेंटिंग बनाने में कितना समय लग जाता है? ये 2.5 महीने की पेंटिंग है। 2.5 महीने की। हाँ, 2.5 महीने की 4 फीट बाय 6 फीट की पेंटिंग है। हम्म, और इस पे बहुत बारीक काम किया जाता है। हम्म, और जितना अच्छा आपका काम होगा, उतना अच्छा मार्केट में आपका दाम होगा। जरा इसके गहराई में बात करता हूँ। आप ये जो पेंटिंग बनाते हैं, ये इसका फ्लोर जो होता है वो किस पे आप बनाते हैं? कौन सा ये जो आपका जो चद्दर है ये किस पे बनाते हैं? कलर क्या होता है? कहाँ से लेके आते हैं और कैसे इस पे काम करते हैं? क्योंकि कुछ कलाकार भी देख रहे होंगे तो उनकी जिज्ञासा होगी कि मान लीजिए कोई क्लास 10 में बच्चा हो या हाई स्कूल का भी छात्र हो कलाकार, तो आगे जाकर उसका भविष्य में जाने का, तो जरूर ये सवाल जो है मेरा उसके लिए होगा। देखिए, जब हम सीखते हैं तो कागज पे सीखते हैं, हम्म, फिर हमारा स्टेज बढ़ता है, हम्म, तो फिर हम लोग कैनवस पे काम करते हैं। कैनवस पे? ये कैनवस इसको बोला जाता है। कैनवस का मतलब ये होता है कि मोटा कपड़ा को कैनवस कहा जाता है। वह सन के धागे, गांव में एक पटुआ नामक पौधा होता है जो पानी में सड़ा करके उसके धागे को निकाल दिया जाता है, फिर उसके कलर को हटा दिया जाता है केमिकल द्वारा, तो वो धागा व्हाइट हो जाता है और उससे मोटा कपड़ा बनाया जाता है। उस पे पोलिन नामक एक केमिकल लगाया जाता है जो कि कैनवस का काम करता है। कैनवस मतलब वो एज ए आपका माध्यम हो गया पेंटिंग करने का। जैसे पहले कागज माध्यम था, अब हम कैनवस माध्यम यूज करते हैं। इसमें जो कलर होता है वो 2 तरीके का काम होता है कैनवस में, एक ऑयल कलर और दूसरा एक्रेलिक कलर। ऑयल कलर जो होता है वो 3 महीने में सूखता है। एक्रेलिक कलर जो है 20 मिनट में सूख जाता है। जब कलर आप हम लगाएंगे इस पे तो 20 मिनट बाद वह सूख जाएगा, जबकि ऑयल कलर हम इस पे लगाते हैं तो सूखने में उसे 3 महीना लगता है। अच्छा। हाँ, मतलब ऑयल कलर जब भी कोई पेंटिंग आपकी पूरी होगी तो 3 महीना टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर कोई मुझे आज के डेट में ऑर्डर देता है तो वह पूरा होने में उसे 3 महीना लगेगा। हाँ, 3 महीना ज्यादा ही लगेगा। यानी इस पूरे चित्र को तैयार होने में 3 महीना लगेगा, लग जाएगा। अगर ऑयल कलर है तो। अगर एक्रेलिक कलर है तो पेंटिंग का साइज मान लीजिए छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, तो जैसा साइज हो उसके हिसाब से ये रिजल्ट एक्रेलिक कलर, ये पेंटिंग जो है एक्रेलिक कलर में है, ये रिजल्ट तुरंत दे देता है, मतलब तुरंत सूख जाता है। आपके इस कला के क्षेत्र में कितने वर्ष हो गए? देखिए, 1992 में मैंने हाई स्कूल किया है। उससे 3 साल पहले मैं बोकारो में कक्षा 8 में पढ़ रहा था। बोकारो स्टील प्लांट का एक विद्यालय में 8 में पढ़ रहा था। फिर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आया। तो हम ये मान के चलते हैं कि 1988 के आसपास मैं कला से जुड़ गया था पूरी तरीके से। फिर 1992 में मैंने हाई स्कूल किया और उस समय मैं निर्णय ले चुका था कि मुझे केवल और केवल कला पढ़ना है। कला के लिए फिर मैंने इंटरमीडिएट किया, जिन्ना जैसे इंटरमीडिएट लोग करते हैं। फिर इसके बाद 4 साल की पढ़ाई होती है हर जगह, उसको बोला जाता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। हाँ, मतलब ललित कला में स्नातक। वो कहाँ से किया आपने? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, विजुअल आर्ट्स जिसको कहते हैं, दृश्य कला संकाय। दृश्य कला संकाय, कला संकाय नहीं, दृश्य कला, मतलब जहाँ दृश्य के बारे में पढ़ाई होती है, जो हम आंख से देखते हैं उसको कला में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दृश्य कला संकाय, उसमें 5 विभाग होता है। चित्रकला, मूर्ति कला, 2 तो आप आम लोग जानते हैं। तीसरा होता है पॉटरी एंड सिरामिक्स, यानी कि बर्तन कला। बर्तन, उससे भी बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री होता है केवल बर्तन बनाने में। अच्छा। हाँ, वो बहुत अच्छे अच्छे पॉट बनाए जाते हैं, बहुत कीमती पॉट बनाए जाते हैं। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो हमारे पॉटर मित्र हैं, गांव में उसे कुम्हार कहा जाता है, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और पीएचडी होती है उससे। अच्छा। इसी तरीके से चित्रकला, मूर्तिकला, पॉटरी एंड सिरामिक्स हो गया। इसके बाद एक टेक्सटाइल डिजाइनिंग, जो कपड़ा आप पहनते हैं इसका डिजाइनिंग का पार्ट, मजबूती का पार्ट नहीं, डिजाइनिंग का पार्ट। तो कपड़ा की डिजाइनिंग का भी वहाँ कोर्स होता है। इसके बाद होता है अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट मतलब कमर्शियल आर्ट,